दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी विलेज में। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली क्लास में नीति निर्देशक तक तो यानी कि डीपीएसपी तक बातचीत कर ली थी। आज हमको मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसको देख लेते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटी है क्या है, फिर मौलिक कर्तव्य है क्या, फिर इसके जो फैक्ट होते हैं जो कि एग्जाम में काफी ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, तो पहले आपको ये बता दें कि जिस प्रकार हमको मौलिक अधिकार मिले हुए यानी कि हमारे मानव होने के कारण या हमारे नागरिक होने के कारण हमको कुछ अधिकार दिए गए हैं, ये हम पढ़ लिए हैं पिछली क्लास में। जिन्होंने नहीं देखा वो जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। मौलिक अधिकार ये चीज है, मतलब कि हमको कुछ अधिकार मिले हुए, कुछ स्पेशल अधिकार मिले हुए हैं किसी और की अपेक्षा। जैसे कि यहाँ कोई विदेशी आता है तो उनकी अपेक्षा हमको यहाँ के नागरिक होने के कारण कुछ स्पेशल अधिकार मिले हुए हैं। अगर आपको कुछ स्पेशल अधिकार मिले हुए हैं तो आपका कुछ कर्तव्य भी बनेगा देश के प्रति। अगर आपको देश कुछ दे रहा है तो इसका मतलब है देश के प्रति आपका कुछ कर्तव्य भी है, कुछ कार्य आपको देश के लिए करने होंगे। जैसे कि हमारी फैमिली का कर्तव्य होता है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, एक बड़ा मतलब थोड़ा बड़ा होने लगता है तो उसके अंदर जिम्मेदारी आने लगती है, क्योंकि वो उसका कर्तव्य बन जाता है कि उसके मतलब अपने माता पिता की सेवा करे और घर के सारे काम काज देखे, तो उसका कर्तव्य बन जाता है। तो इसी प्रकार हमारा देश के प्रति, क्योंकि हम जिस चीज से कुछ लेते हैं वहाँ उसको कुछ चीजें देना हमारा कर्तव्य बनता है। इसीलिए क्योंकि हमको फंडामेंटल राइट्स मिल रहे हैं यानी कि मौलिक अधिकार मिल रहे हैं, तो हमको भी उनके प्रति मतलब देश को कुछ देना चाहिए। तो वही है आपका कर्तव्य यानी कि मौलिक कर्तव्य। ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य क्या है, पहले हम लोग इनके बारे में बातचीत करते हैं, फिर आपको ये बताया जाएगा कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, क्यों जरूरत पड़ी इनकी, कैसे लिए गए, कौन सी समिति आई, कौन से मतलब सारी चीजें बताई जाएंगी। तो पहले आप देख लें कि हमने भाग 4 तक पढ़ लिया है। भाग 4 में बताया गया है कि भाग 4 में डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, उसमें राज्य के बारे में। अब भाग 4 के ए में है, 4 के ए में क्या कहा गया, अनुच्छेद 51 का। ठीक है, अनुच्छेद 51 का में पूरे मौलिक कर्तव्य जितने हैं ये रखे गए हैं। तो आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि मतलब एक चीज ये जान लीजिए कि ये जो मौलिक कर्तव्य है ये पहले जब संविधान बनाया गया तब ऐसी कोई भी मतलब चीजें नहीं थी मौलिक कर्तव्य जैसी कि संविधान में लागू की जाए, क्योंकि तब बहुत सारे लोग शोषण के ऑलरेडी शिकार हो चुके थे। जो गरीब तबका है वो शोषण का शिकार हो चुका था, तो सिर्फ अधिकारों के बारे में सोचा था। जो संविधान निर्माता थे सिर्फ अधिकारों तक सोचा था, मौलिक कर्तव्य के बारे में बहुत ज्यादा इसका विचार विमर्श नहीं हुआ था, बहुत ज्यादा नहीं सोचा था। तो मौलिक अधिकार कोई भी मतलब मौलिक अधिकार उसमें जोड़ा नहीं गया था। एक चीज एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या जब मूल संविधान में एक भी मौलिक मतलब मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, ऐसा करके क्वेश्चन आता है। तो ध्यान रखिएगा मूल संविधान में एक भी मौलिक अधिकार नहीं थे, अतः क्वेश्चन का आंसर होगा 0। यानी कि मूल संविधान में मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था यानी कि 0 था। फंडामेंटल राइट्स थे, फंडामेंटल जो अधिकार है वो थे, फंडामेंटल कर्तव्य यानी कि मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थे। ठीक है, तो 0 थे। अब अभी हम थोड़ी देर बाद इसके बारे में बातचीत करेंगे कि कौन से एक्ट के थ्रू कब इसको जोड़ा गया, सारी चीजें। ठीक है, तो चलिए बातचीत कर लेते हैं। देखिए भाग 1 का मतलब भाग 4 के काम में रखा गया, अनुच्छेद 51 के काम में कुल 11 मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। पहले जो 10 है आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये जो 10 तक है इसको हमने 42वां संविधान संशोधन और 1976 में रखा था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है इसको हमने रखा था 22वां संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 में रखा गया था। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए इनके बारे में बातचीत कर लेते हैं। पहला कहता है संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का पालन करें। यानी कि ऐसा बताया गया है कि नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वो संविधान का पालन करें। जो हमारा संविधान है, मैंने संविधान बहुत डिटेल में बता दिया कि संविधान क्या है। संविधान एक बुक है, तो जिन्होंने नहीं देखा सारा चीज देखिए। संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों यानी कि जो चीजें उसमें व्यक्त की गई है उसका पालन करें, संस्थाओं जो भी उसमें ऐड किया गया है, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का पालन करें यानी कि हमारा जो तिरंगा झंडा है उसका पालन करें और राष्ट्रगान का भी सम्मान करें। तो अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो आप लोगों ने देखा होगा शायद यूट्यूब पे कि एक व्यक्ति था जो कि मतलब कि राष्ट्रगान का अपमान कर रहा था। क्या कुछ नाम नहीं आ रहा मुझे, कोई व्यक्ति था तो राष्ट्रगान का अपमान कर रहा था, मेरठ में शायद था, मतलब मेरठ की बात है शायद। तो उसको पकड़ के जेल में डाल दिया गया। तो राष्ट्रगान का आप अपमान नहीं कर सकते हैं। और ये भी अभी आपको इसमें बताया जाएगा कि आपको कितनी सजा हो सकती है, इसके पालन करने से सजा हो सकती है कि नहीं हो सकती, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, और फिर उसके बाद दूसरा क्या है, पहले हमने पढ़ लिया। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों
को हृदय में सजोए रखें। यानी कि स्वतंत्रता के लिए जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की आहुति दी है या फिर उसके प्रति लड़े हैं या फिर ऐसी ऐसी बहुत सारी बातों का मतलब उन्होंने जिक्र किया है, तो उसको अपने हृदय में बसा के रखें। इस मतलब कि हमको आज़ादी कैसे मिली है, किस मुश्किल से हमको आज़ादी मिली है, उस चीज को याद करें बार बार, ताकि आप कोई भी काम गलत काम करने ना जाए, देश का कुछ अहित ना चाहें, ताकि आपको ये पता चले कि कितनी मुश्किल से हमारा देश आजाद हुआ है। यहाँ कहने की बात ये है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ठीक है, जो जैसे कि महात्मा गांधी जी ने कुछ उनके उच्च विचारधाराएं हैं, और जवाहरलाल नेहरू, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सारी, सुभाष चंद्र बोस जी, ये सारी चीजें इनके बाद इनके बारे में बताया गया कि इन्होंने जिस प्रकार ये सारी चीजें ये इसलिए रखा गया है कि आप इन सब चीजों को जानेंगे, आपको महत्व पता चलेगा कि आपको किस आजादी हमको किस लिए कैसे मिली है या फिर कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, तो आप कोई भी अहित नहीं चाहेंगे। जैसे कि आप लोगों को क्या होता है कि फ्री में कुछ मिल जाता है तो उसकी ज्यादा कद्र नहीं रहती है, लेकिन अगर खुद की मेहनत से कुछ मिलता है तो वो ज्यादा होता है। आप मान लीजिए कि कुछ काम कर रहे हैं, कोई भी छोटा सा काम ले लीजिए, आपको खाना बनाना है, आपने खुद बनाया है, ये चीज सबके साथ इम्प्लीमेंट होती है। जब खुद पहली बार आप खाना बनाएंगे तो आपको खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि वो अब उसमें हमने मेहनत की है तो वो स्वादिष्ट लगेगा। लेकिन दूसरा कोई बनाता है तो फिर उसमें बहुत ज्यादा हम लोग कहते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा बना नहीं है, ऐसा नहीं बना, वैसा नहीं बना, ये सारी चीजें होती हैं। तो इसको इसीलिए कि आपको जब चीजें जो फ्री में मिल जाती है उसकी ज्यादा उसकी ज्यादा क्या बोल रहे हैं, उसकी ज्यादा अहमियत नहीं रहती है बाद में। फिर उसको इसीलिए कहा गया है कि इन सब चीजों को ध्यान में रखें और इनको ध्यान में रख के ही सारा चीज करें, क्योंकि अहित ना हो देश का। ठीक है, तो ये कहा गया है। उसके बाद तीसरा आर्टिकल है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। ये संप्रभुता क्या है आपको पूरा प्रस्तावना में डिटेल में बता दिया गया है, अब इसको बार बार नहीं बताया जाएगा, तो इसको आप प्रस्तावना संप्रभुता का मतलब देखने जाके प्रस्तावना वाली लेक्चर में। एकता यानी कि एकता को बनाए रखे, भाईचारा निभाए, सभी किसी भी कोई भी हो, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर एकता बनाए रखें। अखंडता यानी कि अखंडता की रक्षा करें, जो हमारा अखंड भारत है अभी उसकी रक्षा करें, यहाँ पे ये बात की गई है। उसके बाद चौथे नंबर पर है देश की रक्षा करें एवं देश की सेवा करें। यहाँ कहा गया है देश की भी रक्षा करें, साथ ही साथ देश की सेवा करें। बहुत सारे लोग होते हैं कि खास करके उन एरिया में काफी ज्यादा दिक्कत होती है जो बॉर्डर के एरिया होते हैं, तो वहाँ पे काफी फोर्स भी लगाई जाती है, लेकिन नागरिकों को वहाँ पे थोड़ा सा इतना ज्यादा स्वतंत्रता इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि वो एक कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, नॉर्मल सा व्यक्ति है, उसको बेचारे को कुछ नहीं पता, तो उससे जो हमारे पड़ोसी देश हैं जो जिनके साथ अच्छी नहीं बनती, तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि देश की सेवा एवं देश की रक्षा करें, ऐसी चीजों से बचें, कि जो दूसरे लोगों को कोई भी होता है कि अपने देश की खुफिया जानकारी ना दें, यहाँ पे ये चीज है। फिर उसके बाद क्या है पांचवा नंबर, भारत के सभी लोगों में समरसता, भातृत्व की भावना का निर्माण करें। यानी कि भारत के सभी लोगों में भातृत्व की भावना यानी कि भाईचारे की भावना का निर्माण करें, सभी भाई भाई मिलके रहें, जैसे कि एक दूसरे से झगड़ा ना करें, किसी भी आधार पर, अमीरी गरीबी के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति से झगड़ा न करें, भातृत्व की भावना रखें, ऐसा अनुच्छेद कि नंबर 5 में कहा गया है। ठीक है, उसके बाद फिर 6 नंबर में क्या है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा महत्व को समझे एवं उसका परीक्षण करें। जो हमारी संस्कृति है उसके महत्व को समझे। अभी आप देख रहे होंगे ये सारी बहुत ज्यादा चीजें हैं कि जो बहुत ज्यादा फॉरेनर है जो कि काफी विकसित देशों की कुछ लड़कियां हैं, वो मथुरा में आके रह रही हैं, वो कृष्ण भगवान से काफी ज्यादा प्रभावित है, ऐसा कहा जा रहा है। तो वो लोग साड़ी पहनने की कोशिश करती हैं, जिस प्रकार हमारी संस्कृति वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करने की कोशिश करती हैं। और हमारे तो यही कहा गया कि जो अपनी संस्कृति है, भारत पिछले टाइम से ही, पुराने समय से ही, प्राचीन काल से ही वो एक संस्कृत के लिए जाना जाता है कि उसकी एक अलग संस्कृति है, बहुत अच्छी संस्कृति है। तो यही कहा गया है कि संस्कृति को अपने बचा के रखें और किसी के साथ कि अपनी जो संस्कृति है अपनी संस्कृत शिष्टाचार के साथ पेश करें दूसरे के सामने, ताकि लोग आपकी तरफ आकर्षित हो और भारत इस चीज में, संस्कृत में भारत का नाम वैश्विक लेवल पर बना रहे। ठीक है, जो हमारा रहन सहन, खान पान, ये सारी चीजें हैं, इनके बारे में बातचीत की गई। ठीक है, तो चलिए 7वें नंबर की ओर चलते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। यहाँ पे कहा गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा कि आप जो कि हमारा पर्यावरण है उसको शुद्ध करने की कोशिश करें, उसको अच्छा रखने की कोशिश करें, ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ये चीज मैंने कई बार डिस्कस की है कि पर्यावरण अगर खराब होता है तो फिर उससे बहुत सारे नुकसान होते हैं।
जैसे कि अगर पर्यावरण खराब हुआ तो फिर क्या होता है कि तापमान बढ़ता है और उसके ग्लेशियर पिघलते हैं, तो ये सारी भी चीज़ें होती है। और आम आदमी को मतलब कि जो पर्यावरण को खराब होने से लोगों को खसरा, खांसी, जुकाम, ये सारी चीज़ें बहुत तगड़े हो मतलब बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो यहाँ पे यही बात की गई कि पर्यावरण की रक्षा करें, उसका संवर्धन करें, उसका मतलब कि सारे कार्य उसके लिए प्राकृतिक पर्यावरण के लिए करें। ठीक है, उसके बाद है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। यानी कि वैज्ञानिक मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जैसे कि कुछ लोग वैज्ञानिक होते हैं तो मतलब उस प्रकार की थिंक करें, वैसा सोचे। आप सोचने के लिए स्वतंत्र हैं और जिस प्रकार आप, ये भी एक कर्तव्य है आपका ज्ञानार्जन, यानी कि ज्ञान, अगर आपको कुछ पता है तो ज्ञान देने की भी भावना का विकास करें और वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाए रखें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ठीक है, उसके बाद है 9 नंबर है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। यानी कि देखिए सार्वजनिक संपत्ति, जो कि सार्वजनिक संपत्ति होती है जैसे कि रोडवेज, बस, ट्रेन, प्लेटफॉर्म, ये सारी सार्वजनिक संपत्ति है। ठीक है, इसमें किसी का मतलब कोई नहीं कह सकता कि हमारा है, ये चीज सारे सरकार की होती है, तो इसको हम सार्वजनिक संपत्ति कहते हैं। ठीक है, आप लोगों के टैक्स के माध्यम से ही, जो हम लोग टैक्स देते हैं उसी के माध्यम से वो सारी चीजें डेवलप होती हैं। और अगर हम किसी चीज की मतलब किसी चीज का विरोध करते हैं तो आपको देखिए आर्टिकल 19(1) मतलब कि आर्टिकल 19 का 1 सब क्लॉज 1 मतलब आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए आपको ये अधिकार देता है कि आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के माध्यम से आप, और ये भी 19 में ही ये भी अधिकार दिए गए हैं, 19 में ये भी अधिकार बताया गया है कि आप मतलब अपना शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं या किसी चीज का विरोध कर सकते हैं, लेकिन हिंसा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी कर्तव्य है कि आप हिंसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हिंसा से दूर रहें और अगर किसी चीज का विरोध करना तो शांतिपूर्वक करें। क्या होता है, किसी चीज के विरोध में फिर ट्रेन की पटरियां उखाड़ दी जाती हैं, गाड़ियों में आग लगा दी जाती थी, बसों में आग लगा दी जाती है। तो यही चीज है कि सार्वजनिक संपत्ति है वो आप लोगों के टैक्स के माध्यम से ही वो तैयार हुई है, आप लोगों का ही नुकसान हो रहा है, तो उसकी संपत्ति की रक्षा करो, हिंसा से दूर रहे, यानी कि किसी प्रकार की हिंसा न करें, शांतिपूर्वक सम्मेलन करें, फिर जो शांतिपूर्वक अपनी मांग रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है आर्टिकल यहाँ पे 10 क्या कह रहा है, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। व्यक्तिगत एवं सामूहिक मतलब कि एक व्यक्ति और समूह में रूप से मिलकर आगे मतलब कि सभी क्षेत्रों में एक व्यक्ति और पूरा समूह मिलके आगे मतलब कि किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करें, आगे बढ़ते रहे, पीछे क्यों ना पिछले, और मतलब धीरे धीरे देश का विकास करें या विकास हो, तो ऐसा इसमें कहा गया है। उसके बाद ये जो 10 आर्टिकल है मैंने बता दिया, ये जो 10 आर्टिकल है मैंने 10 पढ़ लिए, ये 22वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे। ठीक है, और ये 11वां आर्टिकल जो है ये 86 संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों की शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराएं। यानी कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको, बहुत सारे लोग देखिए भारत में गरीबी अभी भी बहुत ज्यादा है, तो गरीबी की वजह से बहुत सारे मतलब लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते थे क्योंकि फीस बहुत ज्यादा थी। तो उसके लिए निःशुल्क शिक्षा मतलब प्राइमरी स्कूल खुल गए, प्राथमिक विद्यालय। तो क्या हुआ कि इसमें ये कहा गया फिर भी लोग नहीं भेजते थे क्योंकि एक मानसिकता भरी हुई थी कि लड़कों को तो फिर भी भेज देते थे, लड़कियों को नहीं भेजते थे कि लड़कियां हैं मतलब पढ़ के क्या करेंगी। अभी भी ये चीज देखने को मिल रही है, आप लोग इस चीज को सुन के आश्चर्य करेंगे कि अभी भी ये चीज देखने को मिल रही है। लोग लड़कियों को स्कूल इसलिए नहीं भेजते कि हमारी बच्ची अकेले जाएगी, मतलब कि उसको इसलिए मतलब उसको स्वतंत्र छोड़ा ही नहीं जाता। तो मुझे लगता है जितना किसी चीज को दबाया जाता है वो उतना ही मतलब अगर आप कहीं पे मान लीजिए कि कहीं से पानी निकल रहा है और आप अगर उसको जितना दबाएंगे ना, जितना पैर से उसको दबाएंगे उतना ही ऊपर स्पीड से बाहर आएगा। तो इसलिए अगर मतलब बच्चियों को इतना ज्यादा स्वतंत्रता नहीं दी जाती, वो एकदम घर में बंद करके रखो, तो उतना ही फिर वो सारी चीजें नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। स्कूल इसलिए नहीं भेजा जाता कि बच्चे स्कूल जाएगी मतलब अकेले जाएगी, तो उनको स्वतंत्र छोड़ने दो, मतलब कुछ करने के लिए आगे बढ़े। क्योंकि अगर माता पिता हर चीज में, माता पिता ये सोचते हैं कि हमारी बच्ची अकेले जाएगी मतलब कुछ दिक्कत होगी है, वो भी सही सोचते हैं, लेकिन जब तक माता पिता उनकी ढाल बने रहते हैं ना, तो बच्चे जब तक आग में तपते नहीं है तब तक उनको पता नहीं चलता है कि एक्चुअली में मतलब कि काबिलियत या फिर सफलता कैसे मिलती है। वो हमेशा उसी चीज में उनको कोई भी मुसीबत आती है तो उनको लगता है कि मेरे पेरेंट्स हैं वो संभाल लेंगे। तो उनको भी थोड़ी बहुत परेशानियां बच्चों को भी होनी देनी चाहिए ताकि वो भी आगे चल के कुछ मतलब मान लीजिए कि आप उनके माता पिता उस टाइम में मौजूद नहीं है और फिर उस बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो गया तो फिर वो नहीं हैंडल कर पाएगा ना। तो इसलिए बच्चियों को मतलब थोड़ा फ्रीडम देना चाहिए, मेरे हिसाब से तो मतलब कि थोड़ा फ्रीडम देना चाहिए ताकि वो आगे कुछ अपने हिसाब से कर सके। ठीक है, उसके बाद ये है कि फिर भी बच्चे को स्कूल नहीं भेजते थे, तो यही इसमें अनिवार्य कर दिया गया, एक मौलिक कर्तव्य बना दिया गया कि ये कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के बच्चों को अपने मतलब स्कूल आप भेजेंगे ही भेजेंगे। अगर नहीं भेजेंगे तो ये जो बच्चा है
ये तो इसका मौलिक अधिकार है ना, हमने पिछले आर्टिकल पे पढ़ा है, आप लोगों को ध्यान से मतलब उसको देखिए कौन से आर्टिकल है, ध्यान दीजिए। तो ये इसका मौलिक अधिकार है। अगर ये बच्चा सुप्रीम कोर्ट चला गया, इसके उसका उल्लंघन हो रहा है ना, क्योंकि इसमें ये भी कहा गया है कि मतलब जो बच्चे अपने मतलब कि जो बच्चे पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को शिक्षा का अधिकार दें, और साथ ही ये भी कहा गया है कि बच्चे स्कूल जाएं, पिता का ये मतलब पेरेंट्स का ये कर्तव्य होगा कि तुम स्कूल भेजें। अगर नहीं भेजेंगे तो ये इस आर्टिकल का प्रयोग करके मतलब इसका प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट ये बच्चा जा सकता है, और उसके खिलाफ अगर उसके मतलब उसके मौलिक अधिकार का हनन होगा तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत एक्शन लेगा। फिर यही सारी चीजें, लेकिन ये बात अलग है कि उस बच्चे को उतना ज्ञान नहीं रहता, बात बताई जा रही कि इस आर्टिकल के तहत वो सुप्रीम मतलब की मौलिक अधिकार का उपयोग कर सकता है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी, और अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं और इसको मिटा देते हैं। अब हम देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य क्या चीजें कहाँ से लिया गया, तो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि कौन कौन से मौलिक कर्तव्य है। इनको ध्यान से रख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ये 3-4 दे दिया और इसमें पूछ ले कि कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है बताइए, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप पेपर बैठिए, पेपर उठा के देखिए, जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं बैठिए पेपर उठा के देखिए, ये सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे, मतलब ये सारी चीजें मिल जाएंगी कि 4-5 को ऑप्शन रख देगा, फिर बोलेगा कि इसमें कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है या फिर कौन सा मौलिक कर्तव्य है, ऐसे क्वेश्चन, या फिर मिलान करने के लिए आ जाता है। तो इसको ध्यान से आप एकदम अच्छे से ध्यान से नोट करके रख लें और धीरे धीरे रिवाइज करते रहें, क्योंकि आप जितना रिवाइज करेंगे, देखिए क्या होता है कि अगर आप जैसे कि कुछ रिवाइज करेंगे, कुछ रिवाइज कर रहे हैं, अब उसको आज आप पढ़ लिए, मतलब पढ़ने के बाद इसको थोड़ा सा रिवाइज कर दिए, फिर कल रिवाइज कर दिए, फिर कल रिवाइज कर दिए, तो जिस रास्ते पे हम डेली जाते हैं ना, तो वो पहले हम किसी रास्ते पे जाते हैं तो हमको नया लगता है, ठीक है, कहीं किसी रास्ते पे जा रहे हैं हम उधर कहीं उस एरिया पे कभी नहीं गए तो वो हमको नया लगता है। लेकिन अगर हमको वहाँ पे डेली जाना पड़े, मान लीजिए कि हमारी वहाँ जॉब है किसी भी एरिया में और वहाँ हमको डेली जाना पड़ रहा, कभी ना कभी तो हमारे लिए नया था, लेकिन जब उसको हम डेली जाते हैं, डेली आते जाते हैं, तो फिर हम उसको एकदम हमारे रट जाता है, फिर कहीं से हमको नहीं पता होता, मतलब कुछ भी दिक्कत नहीं होती। तो इसी प्रकार पढ़ाई भी है, आप अगर निरंतर करेंगे और मतलब डेली आप थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको पढ़ाई एकदम रट जाएगी, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हम इसके कुछ फैक्ट समझते हैं क्या है। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा, और सारी चीजें आपको क्लियर कर दी गई हैं, फिर भी अगर आपको कुछ दिक्कत इसमें आ रही हो, फिर समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम इसको देखते हैं कि क्या मतलब कैसे मौलिक अधिकार आए, मतलब मौलिक कर्तव्य लागू करने की क्या मतलब क्या जरूरत पड़ी। देखिए हमने अभी बताया कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, इतना तो हमने पढ़ लिया। अब देखिए ये क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि अगर आप लोगों को याद होगा 1975 से 1977 तक इमरजेंसी लगी थी, ठीक है, आपातकाल लगा था, और इस टाइम पे सरकार किसकी थी आप लोग बताइए, ठीक है, इस टाइम पे थी इंदिरा गांधी, ठीक है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी। तो ये इस टाइम पे पीएम थी, ये भी क्वेश्चन आप याद रख लीजिएगा, पूछा जा सकता है। तो इस टाइम पे ये पीएम थी, अब इस टाइम पे इमरजेंसी लगी थी, तो ऐसा विचार आया कि कुछ मतलब क्योंकि इमरजेंसी में काफी लोग ये कह रहे थे कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि अगर देखिए ये चीज संविधान में बताया गया है कि अगर देश के प्रति कुछ मतलब देश में ऐसा कुछ माहौल बना हुआ है तो वो हटा मतलब कि इमरजेंसी लगा दी जाएगी, तो फिर कुछ मौलिक अधिकार निलंबित हो जाएंगे, कुछ बचे रहेंगे, ठीक है। तो वो हम मौलिक अधिकार में डिस्कस कर लेंगे कौन से बचे रहेंगे और कौन से निलंबित हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये कहा गया है, तो इसमें कहा गया कि कुछ कर्तव्य भी तो नागरिकों का होना चाहिए, उनको तो मतलब कि मौलिक अधिकार दिए गए वो ठीक है, लेकिन उनका भी तो कुछ कर्तव्य देश के प्रति बनना चाहिए। तभी एक समिति आई तभी आई जिसका नाम है स्वर्ण सिंह समिति, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति एक समिति आई, इसमें कहा गया कि मौलिक अधिकार मतलब मौलिक अधिकार से संबंधित इसमें मेरे मुंह से बार बार पता नहीं कि मौलिक अधिकार निकल जा रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, मौलिक अधिकार यहाँ पे नहीं बात कर रहे हैं। तो स्वर्ण सिंह समिति आई, इसमें कहा गया कि मौलिक कर्तव्य लागू किए जाने चाहिए कुछ, ठीक है। तो इसने क्या सुझाव दिए कि 8 मौलिक कर्तव्य होने चाहिए, इसने कहा कि 8 मौलिक कर्तव्य होने चाहिए, ठीक है। तो इसको नहीं माना गया, सिर्फ मतलब माना गया, लेकिन इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, 8 नहीं, ठीक है। इसने कहा था कि 8 मौलिक कर्तव्य होने चाहिए, तो इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। इसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, फिर उसके बाद इसमें काफी ज्यादा विरोध भी हुआ, क्योंकि जो सत्ता में थी वो कांग्रेस थी और जो अदर पार्टियां थी उसका विरोध कर रही थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या हुआ
कि ये सारे जब मौलिक कर्तव्य लागू कर दिए गए, फिर उसके बाद जब इसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार आई, ठीक है, मोरारजी देसाई की सरकार आई इंदिरा गांधी जी के बाद। हालांकि इन्होंने विरोध किया था जब मौलिक कर्तव्य लागू हो रहा था, लेकिन फिर उन्होंने हटाया नहीं, ठीक है, मौलिक कर्तव्य लगा ही रहा। उसके बाद फिर आपका आया 86वां संविधान संशोधन, 86 संविधान संशोधन आया, और 2002 में इसमें आपका 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें ये कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करवाना चाहिए। ये सारी चीजें बताई गई, ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब हम देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य लागू होने पर मतलब कि कितना किसी को जेल हो सकती है या नहीं हो सकती, ये सारी चीजें देख लेते हैं, क्योंकि ये तो आपको समझ में आया। कौन सी समिति थी? स्वर्ण सिंह समिति थी। प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। कौन से संविधान संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जुड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत। मोरारजी देसाई के समय कौन सा है? तो फिर उन्होंने हटाया नहीं, फिर उसके बाद 86वें संविधान संशोधन 2000, ये इनके टाइम पे नहीं हुआ था, ठीक है, ये तो एक बताया गया है। ये बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। ये बता रहे हैं कि इंदिरा गांधी के बाद ये आए थे मोरारजी देसाई, तो फिर इन्होंने कहा था कि मोरारजी देसाई ने इसको खत्म नहीं किया, हालांकि इन्होंने विरोध किया था पहले, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और इनके टाइम पर एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी, वो बताइए आप। चलिए, इसमें क्या है, संपत्ति के अधिकार को इन्होंने 44वां संविधान संशोधन से 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को इन्होंने हटा के उसको एक कानूनी अधिकार बना दिया। 300 के ए में हम लोग मौलिक अधिकार में पढ़ चुके हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण घटना इनके टाइम पर थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप पढ़ लिए। अब ये है मौलिक अधिकार। तो मौलिक कर्तव्य आपको पता चल गया कि मौलिक कर्तव्य के तहत कौन से मतलब कौन सी समिति है। हाँ, और एक चीज है, ये कहाँ से लिया गया, तो ये चीज हमने कहाँ से लिया, हमने लिया रूस से, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। हमने मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया, तो हमने मौलिक कर्तव्य रूस से लिया। और रूस ने कहाँ से लिया, तो रूस ने जापान से लिया था। जिस प्रकार हमने नीति निर्देशक तत्व लिया था आयरलैंड से लिया था, आयरलैंड ने लिया था स्पेन से, उसी प्रकार हमने मौलिक कर्तव्य है रूस से लिए गए और रूस ने लिया था जापान से, ठीक है। अभी भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे मौलिक कर्तव्य लागू नहीं है, हालांकि जापान और रूस में लागू है। हम लोगों के यहाँ भी ये चीज है, तो ये चीजें आपको समझ में आई होगी। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसके तहत क्या चीजें मतलब आपको सजा हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो कुछ इसकी आलोचना भी करते हैं, बहुत लोग इसके आलोचक भी हैं कि मौलिक कर्तव्य मतलब कि इसमें बहुत सारी ऐसे टर्म यूज की है, बहुत सारी भाषा ऐसी यूज की है जो कि आम नागरिक को समझ में नहीं आएगी, और मतलब कि ये ऐसे ही कुछ चीजें हैं कि इसको लागू करने की क्या जरूरत है। फिर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसको अभी नहीं लागू करना चाहिए था, इसको मौलिक अधिकार के तुरंत बाद लागू करना चाहिए था। तो इसके बहुत सारे आलोचक भी हैं, ठीक है। तो क्योंकि मैंने बताया था कि बहुत मतलब हर चीज की दो चीजें होती हैं, कोई आलोचक होता है, कोई प्रशंसक होता है। तो आप लोग किस हिसाब से देख रहे हैं ये पता नहीं। तो ये सारी चीजें हैं जो हमने जो आलोचक हैं उनके बारे में बता दिया, और ये सारी जो फैक्ट थे उनके बारे में बता दिया। अभी हमको थोड़ा सा ये देखना है कि ये इम्पोर्टेंट मतलब ये इसमें किसके तहत कोई जेल हो सकती है या फिर नहीं, या फिर क्यों, देखें। हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ये तो आपको पता ही चल गया होगा। चलिए इधर मिटा देते हैं, इधर देख लेते हैं इसके तहत आपको जेल वेल हो सकती है या फिर नहीं हो सकती इसके पालन करने से, ना पालन करने से। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं ना कि इसमें कुछ नहीं होता, आपको एक कर्तव्य है, आप करें या ना करें, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्या है कि एक मतलब 2016 में ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर आप मतलब कि कोई भी थिएटर चल रहा है, वहाँ पे मूवी लगने वाली है, तो मूवी से पहले राष्ट्रगान का मतलब होना चाहिए, ठीक है। राष्ट्रगान 2016 में ये चीज बताई गई, ये चीज आपको पता भी होगी। 2016 में ऐसा कहा गया कि राष्ट्रगान होना चाहिए, और हम लोगों ने पढ़ रखा है कि राष्ट्रगान का सम्मान हमारा मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। राष्ट्रगान का सम्मान मौलिक कर्तव्य है, 1 में ही दिया हुआ है। तो देखिए 2016 में ये कहा गया, तो लेकिन फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला चेंज कर दिया और 2018 में कहा ये मर्जी है उनकी कि वो राष्ट्रगान करते हैं या नहीं। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि किया जा सके। पहले क्या था 2016 में कि आपको जरूरी है कोई भी मूवी लगाने से पहले आपको मतलब राष्ट्रगान करना थिएटर में जरूरी था, लेकिन 2018 में ये कहा गया कि उनके मन मर्जी पर है वो कर सकते हैं या नहीं। देखिए इसका इतिहास क्या है कि हम लोगों का चीन का युद्ध हुआ था, ठीक है। चीन में हमारा युद्ध हुआ था कब? 1962 में, 1962 में चीन में युद्ध हुआ था। इसके बाद चीन के युद्ध के बाद लोगों को ये कह दिया गया था कि मतलब ये लागू कर दिए गए थे थिएटर में कि अगर थिएटर में ये सारी चीजें नहीं होंगी, मतलब राष्ट्रगान आपका होना अनिवार्य है, थिएटर में राष्ट्रगान होगा। लेकिन उसके कुछ दिन बाद देखा जाने लगा कि राष्ट्रगान का अपमान होने लगा, ठीक है। राष्ट्रगान का अपमान होने लगा, लोग उस पर खड़े नहीं, मतलब कि हम राष्ट्रगान का अपमान एकदम सावधान मुद्रा में खड़े होकर करते हैं,
है ना, तो लोग उसका अपमान करने लगे राष्ट्रगान का, तो इसको समाप्त कर दिया गया कि अब अनिवार्य नहीं है। फिर उसके बाद ये 2016 में आया और 2016 में कहा गया कि राष्ट्रगान को लागू करना है। फिर उसके बाद 18 में समाप्त कर दिया गया कि आपकी मनमर्जी पर है, अगर मतलब आप लागू करते हैं कि नहीं। हालांकि ये चीजें राष्ट्रगान, हम लोग शिक्षित हो चुके हैं, अब ऐसा अशिक्षा जैसा कुछ नहीं है। और पहले के लोग बहुत ज्यादा शिक्षित नहीं भी थे, जो मतलब स्वतंत्रता सेनानी थे वो तो शिक्षित थे, लेकिन आम जनता शिक्षित नहीं भी थी, फिर भी वो राष्ट्रगान का पालन करते थे। और आज हम लोग शिक्षित होकर भी राष्ट्रगान या राष्ट्रध्वज का पालन नहीं करते, ये चीजें बहुत ही खराब है। कई जगह पे हम देखते भी हैं कि ऐसे तिरंगा मतलब लगा हुआ है तो लगा हुआ है, उसको मतलब वो उसको मुझे लगता है कि किसी विशेष अवसर पर उसको लगा दो, फहराए, उसको निकाल के रख लो अपने पास सहेज के। और क्योंकि वो बहुत मुश्किल से वो तिरंगा स्वतंत्र मतलब कि वो ऐसे स्वतंत्र रूप से लहरा रहा है। आप लोग इसकी नहीं जानेंगे, अगर आप हिस्ट्री थोड़ा पढ़ेंगे, जो देखिए अब आप तो मतलब स्टूडेंट है, ये सारी चीज समझते हैं, लेकिन पेरेंट्स नहीं समझते ना, जो मतलब बहुत ज्यादा शिक्षित हैं। अगर आप किसी से कहेंगे कि ये तिरंगा उठा लो तो कहेंगे जाओ ज्यादा ज्ञान मत दहाड़ो, तो ऐसी भी चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन हम लोगों का ही कर्तव्य है, भले ही हमको थोड़ा सा कुछ मतलब डांट मिल जाए, लेकिन हमको कहना चाहिए कि आप इसको इसका सम्मान करके आप नीचे रख लो, मत फहराओ। एक दिन कोई फहरा लो उसको अच्छे से, अगर आप नहीं रख सकते तो हमको दे दो, हम रख लेंगे, बस इतना आप मतलब हम लोगों को कहना चाहिए। तो ये 2016 और 2018 ये समझ में आ गया। अब देखिए, अब इसके तहत आपको ये पता करना है कि आपको इसके ये सारी चीजें अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा। अगर आप इसका देखिए, एक वो आया था, एक एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट, ठीक है, ये 1971 का एक्ट था। इसमें कहा गया कि अगर आप मौलिक कर्तव्य में जैसे कि राष्ट्रध्वज या राष्ट्रगान का अपमान करेंगे तो आपको सजा दी जा सकती है। इसमें क्या है, आपको 3 वर्ष की, अगर वर्तमान में भी अगर आप ये सारी चीजें मतलब कि जैसे कि मौलिक कर्तव्य को फॉलो नहीं करते, सारे मौलिक कर्तव्य नहीं कुछ है, तो इसमें अगर आप मौलिक कर्तव्य को फॉलो नहीं करते तो आपको 3 वर्ष की सजा या फिर कुछ जुर्माना और या फिर दोनों लगाया जा सकता है, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य अगर आप नहीं फॉलो करते तो 3 वर्ष की सजा और जुर्माना या फिर दोनों लगाया जा सकता है, ये चीज इसमें है। और फिर उसके बाद इसी में आपका एक और भी चीज था जिसका नाम है श्याम नारायण, ये भी एक्ट आप याद रखिएगा, इसके तहत भी यही सारी चीजें बताई गई हैं, क्योंकि पूछा जा सकता है ना कि कौन सा है, तो इसमें आप याद रखिएगा श्याम नारायण चौकसी बनाम संघवाद। श्याम नारायण चौकसी बनाम संघवाद, इसमें भी यही सारी चीजें कही गई कि अगर किसी चीज मतलब कि आप मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन करते हैं किसी भी चीज में, तो फिर आपको 3 वर्ष की सजा या जुर्माना दिया जा सकता है। तो सारी चीजें आपको क्लियर कर दी गई हैं, आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको इस चीज में डाउट है, आपको ये नहीं समझ में आया, या फिर कुछ चीज इसमें ऐड करवाना हो, या फिर मैंने कुछ चीज छोड़ दी हो, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसा लगा आपको मतलब कि ये क्वालिटी का लेक्चर। और ये भी फीडबैक दे सकते हैं, आपको पसंद आया नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दीजिए, और ये बता दीजिए साथ में कि इसमें क्या सुधार की जरूरत है, ताकि हम आगे आपको और बेहतर लेक्चर प्रोवाइड करवा पाए। और हाँ, जो बच्चे इस वीडियो में नए हैं तो बता दें कि हम लोग 3 वीडियो डिस्कस करते हैं। एक आपको सुबह करंट अफेयर्स की देखने को मिलती है, दूसरी हिस्ट्री और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, और तीसरी ये वीडियो है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैं अब सोच रही हूँ, आप लोग बताइएगा, मुझे लगता है कि जैसे हमने मौलिक कर्तव्य पढ़ लिया, ठीक है, अब मौलिक कर्तव्य के बाद हमको लगता है कि एक आपकी वीडियो आनी चाहिए, उसमें 10 से 15 क्वेश्चन होने चाहिए, जिसमें हम ये पता करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने चाहिए जिसमें ये पता करें कि आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में हो रही है कि नहीं, टॉपिक पढ़ने के बाद हम कितने आंसर सही कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा ये सही है कि नहीं, मैं तो ऐसा सोच रही हूँ। तो अभी हम लोग ये मतलब नीति निर्देशक का तो कर लिया, मौलिक कर्तव्य आपका कंप्लीट हो गया, आप हम आगे भाग 5 पढ़ेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपनी स्टडी कंटिन्यू करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।